हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उसी तैयारी की दिशा में हमारी हिंदी ग्रामर की पीवाईक्यू की श्रृंखला चल रही है यूपीएसआई के लिए। और ये जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं वो कंडक्ट कराता है, एसआई, एसआई कांस्टेबल, जेल वार्डन, रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर की, उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये यहाँ पर समाहित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर है और इससे आपका पूरा चैप्टर भी एक प्रकार से कंप्लीट हो जाता है और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आइए आज शुरू करते हैं क्रिया को। बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, मात्र 55 क्वेश्चन का टॉपिक है। यहाँ पर 55 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्रिया में सबसे पहला है परिभाषा एवं भेद। तो परिभाषा एवं भेद में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसके भेद को बताइए। रवि दीवार रगने लगा। रवि दीवार रगने लगा, तो ये क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। एक प्रकार से संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया जो क्वेश्चन है। जैसे निराश होना, भस्म करना, तो रंग लगाना, यहाँ पर हो जाएगा रंग लगाना। तो ये विशेषण और के साथ क्रिया के जुड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या बोलते हैं? नाम बोधक क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है अतः देखकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप मूलांश धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। नेक्स्ट की बात करें, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, बोलना, सुनाना और कहना। तो यहाँ पर सुनाना ये क्या कर एक प्रकार से दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। तो सुनाना क्या हो जाएगा? एक प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। धातु में ना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे कर से, कर मूल धातु है और उससे हो जाएगा करना, कराना, सुनाना, खिलाना। और इसी का प्रेरणार्थक जब बनाएंगे तो कर से हो जाएगा करवाना, सुन से हो जाएगा सुनवाना, खा से खिलवाना। नेक्स्ट, जगाना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा। जागना, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना हो जाएगा। जगाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना हो जाएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना होगा तथा जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। कुछ अन्य क्रिया के प्रेरणार्थक रूप जो हैं, करना, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक कराना हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक जो हो जाएगा करवाना। दौड़ना से दौड़ाना प्रथम, दौड़वाना द्वितीय। सोना सुलाना, सुलवाना। पढ़ने, पढ़ना से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। नेक्स्ट की बात करें, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि। क्रिया का मूल धातु है। मूल धातुओं में प्रत्यय के योग से क्रियाओं का निर्माण होता है।
जबकि क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, धातु कहते हैं तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रेरणार्थक रूप है, क्योंकि मंगवाया किसी को प्रेरणा देकर कार्य कराया जा रहा है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त है। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करवाता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना व वाना प्रत्यय का प्रयोग करके इस क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे हटवाना, पकवाना, मगवाना, जगाना, सुलाना, दबवाना, लिखवाना, पढ़वाना। तो वाना लग रहा है या कि अब या लास्ट में ना लग जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। अभी ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे दौड़, जा, खेल, ये धातु हैं। इनमें ना जब जुड़ जाएगा, ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होगा। जैसे दौड़ना, जाना, खेलना। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, जैसे बोले मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो पढ़ क्या हो जाएगा? ये तो क्रिया है, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो ये कर्म, उस पे कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट की बात करें, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कहा जाता था जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो सहायक क्रिया है हूं। जैसे इजमार, बाजबर, हैज, हैव, बिल, सैल, ये क्या होती हैं? सहायक क्रिया। उसी प्रकार हिंदी में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जो था, थी, थे, हूं, है, होगा, होगी, गागी, गे, ये सब आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं। मैं घर जाता हूं वाक्य में सहायक क्रिया हूं है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, मैं जाता हूं, इसमें आना और जाना मुख्य क्रिया है तथा है और हूं जो है वो सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। नेक्स्ट की बात करें, जहां दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहां क्रिया कहलाती है। तो वहां क्रिया कहलाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिसे राधा नाचने लगी, इस वाक्य में नाचना मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया में नाचना का अर्थ बता रही हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्रिया के संदर्भ में इस इनसे इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो डायरेक्ट सत्य वाला कथन सी हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया के संदर्भ में जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सत्य है। नेक्स्ट की बात करें, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है तो बरसता रहता है। बरसता रहता है निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्रिया रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग के आधार पर पांच प्रकार की होती है, सहायक, पूर्वकालिक, नामबोध, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे सहायक क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हैं, था, रहे हैं, रहे थे आदि। तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा है। उपर्युक्त उदाहरण में खेलने एवं चिल्लाना मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे एवं रहा है सहायक क्रिया है। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है।
वाक्य में चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ पहले से हुआ है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत कार्य में लग जाता है तो तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्रिया अविकारी शब्द है। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो ये सी हो जाएगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल धातु है और धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के सभी रूपों में पाए जाए, जैसे चलना, देख, प्लसना। अथवा नेक्स्ट की बात करें, अब पढ़कर क्या अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। तो इसमें ये देखिए पढ़कर लगा हुआ है, तो ये दूर दूर से समझने के लिए या पकड़ने के लिए कर या करके ये यहाँ पे लिखा मिले तो समझ जाइएगा ये पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट की बात करें, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो उपयुक्त सभी होते हैं। क्रिया का प्रकार वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल। वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। तो क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध इत्यादि होता है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम धातु बोलते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे निराश होना, निराश आपका विशेषण है और होना क्रिया है। तो लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया है। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या होती हैं? वो नाम धातु क्रिया होती हैं। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रवीण कर्ता क्या है? तो प्रवीण का भाई जो है वो कर्ता हो जाएगा। वाक्य उपयुक्त वाक्य में प्रवीण के भाई है जिसके कार्य किया जाता है वह कर्ता होता है। नेक्स्ट की बात करें, उपयुक्त वाक्य में क्रिया क्या है? के ने प्राप्त किया। तो प्राप्त किया क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिसे प्राप्त किया एक क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में कर्म है तो कर्म क्या हो जाएगा? प्रवीण प्रथम पाया प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा? कर्म। उपयुक्त वाक्य में प्रथम पुरस्कार कर्म है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह क्या कहलाता है? वह कर्म कहलाता है। जैसे मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो प्राप्त किया क्या किया? प्राप्त प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा? इसमें क्या लगा के हम कर्म को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, बिल्ली खेल रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो क्रिया जो है वो अपूर्ण वर्तमान का बोध करा रही है। यहाँ रही, रहे, रहे हैं आ जाए, रही है, रहे हैं, रही हूं, ये शब्द जहां आ जाए वहां अपूर्ण वर्तमान काल का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है, ऐसी क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक होती है। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट की बात करें, कर्ता जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अभी बताया ही था, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, कर आ जाए, करके आ जाए तो सीमा खेलकर थक गई। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक रूप में। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। जैसे राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो ये सकर्मक रूप क्रिया का रूप हो जाएगा, डी। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो
और जिसके साथ कर्म की संभावना हो। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। अब जिसमें नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, तो इसमें कर्म दिया हुआ नहीं दिया हुआ, हंस रही डायरेक्ट दिया। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया आपका कर्ता हो गई और उड़ रही क्रिया हो गई। कर्म कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। सूरज उग रहा है, इसमें भी कर्म नहीं दिख रहा है। सीता वीणा बजा रही है, अब सीता बजा रही है, सीता तो क्रिया हो गई और सीता कर्ता हो गई और क्रिया हो गई बजा रही, कर्म आपका वीणा हो गई। तो इसमें देखिए कर्म भी आ रहा है। कर्ता के साथ, कर्ता क्रिया के साथ जब कर्म भी मौजूद हो तो उसी को हम बोल देते हैं सकर्मक क्रिया। तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों के अंतर्गत सीता वीणा बजा रही है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं में के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी ये परिभाषा ऐसे बना दी जिसमें कर्म मौजूद ना हो, जैसे हंस रही, उग रहा, सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो इनमें क्या कर्म मौजूद नहीं है। तो जिनमें कर्म मौजूद ना हो वो सकर्मक क्रियाएं नहीं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे नौकर पानी भरता है, इसमें कर्म अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सब सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। नौकर पानी भरता है ये सकर्मक क्रिया, और नौकर भरता है ये बोलते हैं तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें कर्म नहीं दिया, जिसमें कर्म ना दिया हो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक, या जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें राम सेब खाता है, सेब कर्म है तो कर्म भी दिया तो ये सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। कर्ता क्रिया के साथ जब कर्म भी दिया हो तो वो सकर्मक क्रिया होगी। कर्ता क्रिया के साथ जब कर्म ना दिया हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो राम सेब खाता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़े, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, मोहन साइकिल चलाता है। उपरोक्त उदाहरण में आम और साइकिल कर्म है तथा खाना और चलाना क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो किताब दे दिया, कर्म दिया है साथ में, क्रिया के साथ जब कर्म दिया है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया के रूप में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिस वाक्य में क्रिया का संपादन तो कर्ता द्वारा किया जाता है किंतु उसका परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो बालिका निबंध लिख रही है, तो लिख रही है, देखिए निबंध लिख रही है, लिख रही का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? निबंध पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बालिका निबंध लिख रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, अब मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक क्रिया का प्रकार हो जाएगा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति होती है तथा क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। जैसे राजू पत्र लिखता है, श्याम फल खाता है, तो पत्र और यहाँ पर फल ये क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? तो ये समस्त धातु क्रिया कहलाती है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है तथा
सॉरी साधित सकर्मक धातु कहलाएगी। ये डी नहीं होगा इसका। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है। तो आंसर क्या सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कितने कर्म हैं? तो वाक्य में दो कर्म हो जाएंगे। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में दो कर्म है। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें लड़का और वेद दोनों क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सोहन केला खाता है, तो सोहन केला खाता, ये क्या हो जाएगा? कर्म। इसमें कर्म नहीं दिया हुआ, इसमें तेज, ये तो आपका विशेषण विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, सोहन केला खाता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। शेष अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट की बात करें, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में प्रेरणा दी जा रही है, लिखवाया जा रहा है किसी दूसरे के द्वारा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में किया गया है। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, लिखवाना, लिखाना, लिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, कटना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जा रहा है कहाँ? बाजार, बाजार पर असर पड़ रहा है कर्म पर, तो श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है, वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। श्याम बाजार जाता है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में कर्ता श्याम द्वारा जाने की क्रिया हो रही है जिसका परिणाम कर्म पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया। अब पहले ये जान लीजिए कि सजातीय क्रिया क्या होता है, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, वह अनेक बोलियां बोलता है। तो वह अनेक बोलियां बोलता है में सजातीय क्रिया है। अब सजातीय क्रियाएं वो होती हैं, वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होती हैं, वे सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने खाना खा लिया है, अब खा से ही तो बनी है, खा से बनी है खाना, और खा से ही बन गया खाया, तो ये खा से ही बने हुए हैं, तो ये इसलिए सजाती कहलाती हैं। तो यहाँ बोली से बोलना भी हो रहा है, बोली से बोलियां भी हो रहा है। नेक्स्ट है, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गया, तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कहाँ पहुंच गया? बाजार, तो मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है। इस वाक्य में बाजार कर्म है तथा पहुंचना क्रिया है। जिस क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो गाना गा रही है, क्या गा रही है? गाना, तो इसका असर गाना गा रही है का किस पे पड़ रहा है? गाना पे। गाना क्या है? कर्म, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सीता गाना गा रही है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है तथा क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है, वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। राम फल खा रहा है, सीता गाना गा रही है। नेक्स्ट की बात करें, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक क्रिया का प्रकार है। दिए गए विकल्प में राम आम खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन चाय बनाता है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ये राम क्रिकेट खेलता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट की बात करें, जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता, राम खेलता है और सीता गाती है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, अब खाता है, क्या खाता है? फल। नेक्स्ट की बात करें, अकर्मक क्रिया टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मैं सोता हूं, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, उसने पीटा जे। मैं सोता हूं वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता, सकर्मक क्रिया में कर्म का पता
चलता है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है, ये चीज श्याम सोता है अकर्मक क्रिया हो जाएगा और सब में कर्म दिया हुआ है। दिए वाक्य में श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया है, जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है वह अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। नेक्स्ट, सीता रोती है, मोहन छींकता है, सुरेश हंसता है। तो इसमें सब में कर्म अनुपस्थित है, इसलिए ये सभी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, बच्चा रो रहा है। अब रो रहा है, इसमें कोई कर्म दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, वे क्रिया जिनका प्रभाव कर्म की बजाय कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया का प्रभाव जो है वो धातु पर पड़ता है। क्रिया जो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया जहां वाक्य में कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना। सकर्मक क्रिया जिस कार्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता क्रिकेट खेलती है, तो खेलती का असर किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे। नेक्स्ट, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया। सीता सोई है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं का परिणाम कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है, इसमें क्रिया कर्म नहीं दिया हुआ है, तो कर्म नहीं दिया तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्याम हंसता है में अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव है, जैसे श्याम सोता है, राजेश दौड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? तो सो रहा है, बस इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मनोहर सो रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है तथा क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह वाक्य अकर्मक क्रिया का प्रयोग या अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राजू सो रहा है, सो रहा है का असर किस पे पड़ रहा है? डायरेक्ट राजू पर पड़ रहा है, कर्ता पर। नेक्स्ट, राम हंसता है, हंसना का असर किस पे पड़ रहा है? राम पर, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि कर्म इसमें नहीं दिया। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। राम हंसता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, वह कर्मक क्रिया कहलाती है। राम हंसता है, सीता नाच रही है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये सही हो जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ। जिन संज्ञाओं के माध्यम से क्रिया का बोध हो वहां क्रियार्थक संज्ञा माना जाता है। अब टहलना शुरुआत में दे दिया तो टहलना क्या हो जाएगा? क्रिया भी है और जिस संज्ञा का भी रूप एक प्रकार से है। नेक्स्ट की बात करें, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो क्रियात्मक संज्ञा है। नेक्स्ट, क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, तो ऐसी क्रिया क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग में होती है। उदाहरण के लिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन पुल्लिंग रूप में है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्रिया टॉपिक जो है, क्रिया के सारे पीवाईक्यू हमने कवर कर लिए हैं और चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इस चैप्टर का। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जिनको भी चैप्टर पसंद आया है तो वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।